हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। घास स्थल, उष्णकटिबंधीय घास स्थल। ये वन भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं। भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले हैं। यहाँ वनस्पति निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। यह घास काफ़ी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ जा सकती है। अफ्रीका का सवाना घास स्थल इसी प्रकार का है। सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय घास स्थल में हाथी, ज़ेब्रा, जिराफ, हिरण, तेंदुए आदि जानवर पाए जाते हैं। घास स्थल बच्चों उष्णकटिबंधीय घास स्थल है। यह भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाया जाता है। भूमध्य रेखा मैंने अभी बताई थी, पृथ्वी के बीचों बीच खींची हुई एक रेखा है जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं, जो पृथ्वी को बराबर 2 भागों में बांटती है। इसके दोनों तरफ यह घास स्थल उग जाते हैं और दोनों तरफ उगने के कारण यहाँ पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले हुए हैं। यहाँ की वनस्पति निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। यहाँ वनस्पति निम्न कम से मध्य वर्षा तक के क्षेत्रों में यह वनस्पति उगती है। घास की लंबाई इतनी अधिक होती है, इसकी लंबाई जो है घास की वह 3 से 4 मीटर तक हो सकती है। अफ्रीका के सवाना घास स्थल इसी प्रकार के हैं। सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय घास स्थल में हाथी, ज़ेब्रा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं घास स्थल। यह है शंकुधारी वृक्ष, हिमाच्छादित बर्फ से ढके हुए शंकुधारी वृक्ष हैं। और ये जो है सामान्य स्थल पर जहाँ पर बर्फ नहीं पड़ती है, ऐसे शंकुधारी वन है। शीतोष्ण घास स्थल, ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ की घास आमतौर पर छोटी और पौष्टिक होती है। शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप पाए जाते हैं। घास स्थल में मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में यहाँ और महाद्वीपों के भीतरी भागों में ये घास स्थल पाए जाते हैं। यह घास आमतौर पर छोटी और पौष्टिक होती है और इन प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंसा, बाइसन और एंटीलोप जैसे जानवर पाए जाते हैं। कटीली झाड़ियाँ, शुष्क रेगिस्तानी प्रदेशों में यह पाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तानी महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। तीव्र गर्मी एवं बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पतियों में की कमी रहती है। विश्व के मानचित्र पर रेगिस्तानी प्रदेशों को चिन्हित करें। क्या आप भारत के बड़े रेगिस्तान का नाम बता सकते हैं? रेगिस्तान में कुछ जानवरों के नाम बताइए जिन्हें आप पहले से ही जानते हैं। कटीली झाड़ियाँ विशेषकर शुष्क रेगिस्तानी प्रदेशों में पाई जाती है। यहाँ पर बहुत कम वर्षा होने के कारण कटीली झाड़ियाँ ही उग पाती हैं। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं, क्योंकि पश्चिमी किनारों पर वर्षा बहुत कम होती है, इस कारण यहाँ पर रेगिस्तान अधिक पाया जाता है। तीव्र गर्मी तथा बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पतियों की कमी पाई जाती है। विश्व के मानचित्र में रेगिस्तान प्रदेशों को चिन्हित करें। क्या आप भारत के में कौन सा मरुस्थल है या रेगिस्तान है, इसका नाम बता सकते हैं? भारत में है थार मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है बच्चों? थार मरुस्थल, जो कि राजस्थान में पाया जाता है। रेगिस्तान के कुछ जानवरों के नाम यहाँ पे छिपकली, सांप इत्यादि पाए जाते हैं। यदि आप ध्रुवीय प्रदेशों में जाएंगे तो वह स्थान आपको अत्यधिक ठंडा मिलेगा। यहाँ बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। यहाँ केवल काई, लाइकेन और छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। यह अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती हैं, जिसे टुंड्रा वनस्पति प्रकार की वनस्पति कहा जाता है। ये वनस्पतियाँ जानवरों यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। यहाँ के जानवरों के शरीर पर मोटे फर और मोटी चमड़ी होती है, जो उन्हें ठंडी जलवायु में सुरक्षित रखते हैं।
यहाँ पाए जाने वाले कुछ जानवर हैं सील, वालरस, कस्तूरी बैल, ध्रुवीय उल्लू, ध्रुवीय भालू और बर्फीली लोमड़ी। कटीली झाड़ियों के अलावा भारत में या विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ ध्रुवीय प्रदेश हैं वहाँ पर हम जाते हैं तो वहाँ के स्थलों पर हमको अत्यधिक ठंड महसूस होगी और यहाँ पर सीमित प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, बहुत सीमित वनस्पति पाई जाती है क्योंकि अधिकतर समय यहाँ बर्फ से ढका रहता है। ग्रीष्म ऋतु नहीं के बराबर होती है और कुछ दिनों के लिए जब ग्रीष्म ऋतु होती है तो यहाँ पर केवल काई, लाइकेन और छोटी झाड़ियाँ ही पाई जाती है क्योंकि ग्रीष्म ऋतु बहुत थोड़े समय के लिए होती है। यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका, इसी प्रकार की वनस्पति को टुंड्रा वनस्पति भी कहते हैं। ये वनस्पतियाँ यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती है। यहाँ के जानवरों के शरीर जो रहता है मोटे फर से ढका रहता है और उनकी चमड़ी जो होती है मोटी होती है, जिसकी वजह से यह उन्हें ठंडी जलवायु में उन्हें सुरक्षित रखती है। ऐसी शारीरिक बनावट उन्हें ठंड से सुरक्षित रखती है। यहाँ पाए जाने वाले कुछ जानवर हैं सील, वालरस, कस्तूरी बैल, ध्रुवीय उल्लू, ध्रुवीय भालू और बर्फीली लोमड़ी। सलीमा के पिता ने उसे कुछ घने वनों के चित्र दिखाए। कुछ चित्रों में सलीमा ने देखा कि लोग वृक्षों को काटकर वनों को साफ कर रहे हैं। उसके पिता ने बताया कि स्थानीय लोग हैं, वह आवास के लिए स्थान चाहते थे, इसलिए उन्होंने वनों को साफ कर दिया। सलीमा सोचने लगी कि अगर वनों को साफ कर दिया जाता है तो वन्य जीव कहाँ जाएंगे? क्या वे वन पुनः वैसे ही बन पाएंगे? अगर लोग इसी प्रकार पेड़ों को काटते रहें तो भविष्य में पर्याप्त ऑक्सीजन, जलवाष्प, लकड़ी, फल, मेवे आदि मिल पाएंगे। क्या आप सलीमा की बात से सहमत हैं? अपने दोस्तों के साथ वनस्पति एवं प्राणी जगत की विविधता में हो रही कमी पर चर्चा करें और संरक्षण के बारे में सुझाव दें। सलीमा के पिता ने कुछ घने वृक्षों के चित्र उसे दिखाए और उसमें उसने देखा कि कुछ लोग जो हैं वनों को काट रहे हैं। पिताजी ने उन्हें समझाया कि ये लोग स्थानीय लोग हैं जो कृषि के लिए और आवास अर्थात रहने के लिए वनों को साफ कर रहे हैं। क्या अपने आवश्यकता के लिए इस प्रकार वनों को साफ करना उचित है? क्या ये वन जो इतने हमारी संपदा है, इतने वर्षों से यह हमारे लिए काम कर रहे हैं, इन वनों को काट देने से क्या हम पुनः इस प्रकार के बड़े वृक्ष या वन तैयार कर सकते हैं? नहीं हो सकता है। एक बार यदि वन कट जाते हैं तो उस स्थान पर लोग रहते हैं, वहाँ कृषि करते हैं और पुनः इस प्रकार के वनों को तैयार कर पाना संभव नहीं है। यदि वन कम होंगे तो क्या होगा? हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, जलवाष्प कम होगा, लकड़ी और फल और मेवे कम मिलेंगे। ऑक्सीजन कम होगी तो पृथ्वी पर प्रदूषण फैलेगा, जलवाष्प कम होगी तो क्या होगा? वर्षा कम होगी, लकड़ी, फल और मेवे जो हमारे जीवन के अंग हैं उनमें भी कमी आएगी। इससे के बाद दूसरा सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा वन्य प्राणियों पर जो जंगलों में रहते हैं। ऐसे वनस्पति और प्राणी जो है जंगलों में रहते हैं, उनका प्राकृतिक आवास ही है जंगल। यदि वे वहाँ नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे? ऐसी स्थिति में ऐसे प्राणी जगत, ऐसे जानवर जो हैं कई बार जंगलों से निकल के शहरों की ओर आते हैं। आपने न्यूज़ में, टेलीविज़न में अक्सर इस बारे में सुना होगा कि किसी गांव में तेंदुआ घुस गया था, कहीं बाघ आ गया था जो कि वहाँ के लोगों को नुकसान पहुँचाया था, बच्चों को उठा के ले जाता है, फसलें नष्ट कर देता है, लोगों पर हमला करता है। तो इस प्रकार की घटनाएं बढ़ती जाएंगी यदि वन कम होंगे तो। बच्चों, हमें वनों को बचाने का बेहद आवश्यक है कि हम वनों को बचाने का प्रयास करें और यह बहुत ज़रूरी है। यदि वन नहीं होंगे तो वर्षा की कमी आएगी, ऑक्सीजन में भी कमी आएगी, फल, मेवे और लकड़ी इत्यादि की आवश्यकताओं में भी हमें कमी का सामना करना पड़ेगा
और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह होगी, उससे भी बड़ी दुर्घटना यह हो सकती है वनों के कम होने से कि वन्य प्राणी जो हैं वह वनों से निकल के शहरों की ओर आ जाएंगे। इससे न सिर्फ वन्य प्राणियों को बल्कि मनुष्य जाति को भी खतरा का सामना करना पड़ सकता है। तो आवश्यक होगा इस बात को देखना कि हमें वनों को बचाने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि हम वन काटते हैं तो उससे पहले हमें कम से कम 2 पौधे अवश्य लगाएं और उसकी देखभाल करें, और तब तक देखभाल करें जब तक कि वह पौधा वृक्ष नहीं बन जाता है। इस प्रकार हम वनों को भी बचा सकते हैं और अपने पर्यावरण को भी बचा सकते हैं और वन्य प्राणियों को भी बचाया जा सकता है। बच्चों, यहाँ पर कुछ ध्रुवीय जानवरों के चित्र दिए हुए हैं। वालरस, ध्रुवीय भालू, सील, ये जो हैं जानवर हैं ध्रुवीय प्रदेशों के। यहाँ पर हम देखते हैं कि विभिन्न प्रदेशों में जो घास स्थल पाए जाते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं और वहाँ उन्हें किन नामों से जाना जाता है। पूर्वी अफ्रीका में सवाना, ब्राज़ील में कंपोस, वेनेजुएला में लानोस, यह है उष्णकटिबंधीय घास स्थल। अब यहाँ देखते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल। अर्जेंटीना में पैम्पास, उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड, मध्य एशिया में स्टेपी और ऑस्ट्रेलिया में इन्हें डान कहा जाता है। तो बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में इस पाठ के प्रश्नोत्तर देखेंगे। ओके, बाय।